अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो है जी लकी बेस्ड ऑन दाऊद रॉ आईएसआई सीआईए अननोन गनमैन और इसका तीसरा पार्ट है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्सेस इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम ही नहीं कर, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा सर। तो एक एजेंट जो फील्ड में है तो क्या उसको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो खुद डिसाइड करे कि अब मैं इस ऑपरेशन में नहीं रहूंगा, वापस आना है, मैं वापस आ रहा हूँ? नहीं सर, ऑपरेशन से तो विड्रॉल कर ही नहीं सकते सर। आप ऑपरेशन थोड़ा ना विड्रॉल करोगे सर। दुनिया का कौन सा एजेंट होगा जो ऑपरेशन से विड्रॉल करेगा सर? नहीं कर सकता। नहीं, अगर एक ही चीज देखो, दो चीज। एंड सेकंड पॉइंट, क्या वो इम्प्रोवाइज कर सकता है कि सर देखो तरीका क्या है। इम्प्रोवाइज यानी बॉस समझ के गया सर। ऑर्डर को डॉज कर रहा हो। सर फील्ड में तो वही है ना सर। हाँ, फील्ड में अच्छा बॉस ने ये बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, बॉस सर देखो मैप के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर या सैंड मॉडल के ऊपर ऑपरेशन बहुत अलग होते हैं। ये सैंड मॉडल है हमारा, हाँ। इसके ऊपर ऑपरेशन अलग होगा, ठीक है सर। एक मैप के ऊपर ऑपरेशन अलग होगा, ग्राउंड के हालात बहुत अलग होंगे। अभी सपोज करो एक एग्जाम्पल के लिए, बॉस ने बोला कि लक्की तुम एक काम करोगे, 100 मीटर दूर से टारगेट को किल करोगे। मैंने कहा ठीक है सर, 100 मीटर दूर से मैं पोजीशन इधर पर लूंगा और टारगेट किल करूंगा। मैं गया, मौसम चेंज हो गया सर, धुंध आ गई, कुछ भी हुआ, भीड़ मेरे बॉस को तो नहीं पता था ना भीड़ आएगी वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि सडनली भीड़ आएगी, मौसम कुछ भी होगा। अब लेकिन क्या मेरे को टारगेट 100 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे बॉस ने बोला मैं 100 मीटर से ही मारूंगा। मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा, मेरा काम है टारगेट को गिरना। वहां पर कोई भी चीज को इम्प्रोवाइज मैं कर सकता हूं, बस उस इम्प्रोवाइज की वजह से हमारे देश के डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए सर। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखा। हमारा खुद का चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी वजह से भारत और उस देश के डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। एजेंसी अपने एजेंट को फॉरेन टेरिटरी में किसी ऑपरेशन को भेजती है और फिर वापस से इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको अब मत करो, बैक ऑफ, अबॉर्ट मिशन। तो क्या उसको मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है, ऑर्डर मानना पड़ता है, या वो उस अपने बॉस को डॉज करके उसका ऑर्डर ना फॉलो करके मिशन फिर भी कंटिन्यू कर सकता है? ये करता है ऐसा? नहीं सर, सर ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ही मानने पड़ेंगे आपको। छोटा सा हिसाब है। एक बार हमने सवाल पूछ लिया था, वो आखिरी सवाल था, उसके बाद मेरा कभी सवाल नहीं हुआ सर से। तो मेरे सर में एक बारी एक ही चीज़ को हमको 3 बारी अलग अलग चीज़ें करवा दी। पहले बोला कि ठीक है हम लोग एक ऑप्स के लिए निकलेंगे, आप रेडी हो जाओ। भाई हम रेडी हो रखे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए। तो बोला ठीक है अभी रेस्ट करो, आपको दोबारा बुलाया जाएगा। हम रेस्ट करें, आप अब रेस्ट में कैसे सोएगा आदमी? जूते ही पहन के सोए हम तो, कि कभी बुला ले तो जूते पहने, अभी बुलाएगा तो बुलाया ही नहीं, है ना। तो फिर आराम से सब नॉर्मली फ्री हुए, फिर वापस आ गया, बोला रेडी हो जाओ करके, बिल्कुल रेडी। फिर रेडी हुए, फिर 2-3 घंटे फिर बैठे रहे, फिर ऑप्स नहीं हुआ, ठीक है। फिर बातचीत चल रही है, हमें लग रहा है कि सीनियर लोग भी परेशान है, चीज़ें लग रही है। हम 4-5 लोग बैठे हुए बिल्कुल, अब होगा, जूते में वहीं बाहर सीमेंट में वैसे ही सो रहे कि इसके बाद निकलने एक हेप्टर आएगा, हेप्टर आपको लेकर जाएगा, हेप्टर एक जगह ड्रॉप कर देगा। तो सब चीज़ वहाँ, एयरफोर्स का हेप्टर भी खड़ा है, हेलीकॉप्टर मतलब हेप्टर बोलते हैं हम लोग उसको, हेलीकॉप्टर भी वहाँ खड़ा हुआ है। तो भाई कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। सेकेंड चीज़ हो गया, तो इरिटेट होकर हमने लास्ट, फिर तीसरे दिन जब हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर वापस चले गए, हमको लेके नहीं गए, वापस चले गए। तो फिर हमको भी बोला ठीक है ओके रिलैक्स कर दो। तो जब जाए तो मैंने कहा सर, बोला हाँ। तो मैंने कहा सर ये 2 दिन से बैठ रखे हैं, है ना, जब नहीं करना था तो कल ही मना कर देते। तो मेरे सीनियर मुझे यूँ करके देखे, तो क्या बोले, उन्होंने एक वर्ड बोली वो आज तक मेरे दिमाग में, बोला देख, बोले लक्की दिमाग लगाने का काम दिल्ली वालों का है, हमारा काम है सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना। बस वही दिन था, इसका बात था। मतलब जो लोग सोचेंगे, जो दिमाग लगाएंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप लोगों का काम है सिर्फ आप ऑर्डर्स को फॉलो करो, क्या सही है क्या गलत है नहीं पता। हमारे सीनियर ने बोला ये करना है तो करना है, बस बात खत्म। और लॉन्ग रन में ये काम आता है, हमेशा ही काम आएगा सर। एक तो इससे मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ सर, ज़्यादा दिमाग सर दर्द नहीं होगा। कई बार मुझे लगता है कि यार एक आदमी को शूट आउट करना है, मैं ज़्यादा ही सोचूंगा सर, मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा बुरी तरीके से कि यार मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, इसको मारने के बाद क्या होगा। अरे सीनियर का काम है ना सर, उन्होंने कुछ एनालाइज किया होगा, बस बात खत्म, अपना काम करो खत्म, मेरा काम मुझे करना है। तो कई बार ये चीज़ें सही भी हैं। बस एक सिचुएशन बताता हूँ। तेहरान करके एक वेब सीरीज है जहाँ पर एक मोसाद की एजेंट है, एक लड़की है, वो तेहरान में है, ईरान में है, और उसका मिशन यही है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको मोसाद को बताना है, अटैक करना है, खत्म करना है। उस मिशन में जब वो होती है तो उसको एक जनरल मिलता है,
उसकी IRGC का बड़ा अफसर, सबसे बड़ा अफसर मिलता है उसको, और उसका टारगेट होता है कि मैं उसको मारूंगी। मोसाद को बताती, मोसाद बोलता है ठीक है भाई ट्राई कर ले, क्योंकि मोसाद उससे पहले उसको एक बार बोल चुका होता है कि बैक ऑफ, मतलब ऑपरेशन अबॉर्ट कर, तू वापस आ जा, तू अब इमोशनली ड्रिवन एजेंट हो गई है, क्योंकि वहां उसको किसी से प्यार हो जाता है, तो प्यार में वो बंदा मर जाता है, उसको मोसाद नहीं मारा होता है। तो इसको लगता है कि नहीं, अब मैं, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, तो अब मैं मिशन करके ही आऊंगी। तो मोसाद उसको मना करता है, लेकिन फिर भी वो जिद में मानती नहीं है। तो मोसाद बोलता है ठीक है, जनरल को मारना है मार दे, मारने के बाद आ जाना। लेकिन उस मिशन में जब वो आगे बढ़ती है तो जनरल का बेटा मर जाता है, जनरल नहीं मरता, और फिर पूरा राजकीय शोक हो जाता है वहां पे, वो टूट जाता है जनरल। और ये तो मोसाद उसको फिर बोलता है कि आप बिल्कुल मत मारना, क्योंकि अगर अब उसके बेटे का जनाजा भी नहीं उठाया, अगर अब तूने मारा तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे, मत कर, मिशन अबॉर्ट कर, वापस आ जा। वो बोलती इससे बेस्ट तो चांस होगा ही नहीं, IRGC का हेड है, उसको मार दूंगी, जस्ट इमेजिन कितना, ईरान तो हिल जाएगा। वो नहीं मानती है, जनरल को मार देती है। उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर आ जाता है, मोसाद बोलता है इसको निपटा दो, जबकि वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को मार चुकी है। हाँ, लेकिन डिप्लोमेट, सर मैंने आपसे भी बोला था पहले कि हमारी वजह से डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए सर। आप कुछ भी करो बट डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। बट ये फिल्मी ही लगता है ना, ये लेकिन रियल है सर। नहीं, मैंने आपसे अभी नहीं, बट ये जो सिनेरियो है ये फिल्मी ही लगता है आपको, या मोसाद मतलब एजेंट इतना अनप्रोफेशनल हो सकता है कि प्यार भी हो जा रहा है? नहीं सर, वो चीज नहीं होता। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कोई प्यार नहीं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं सर, ओनली ऑर्डर्स फॉलो। तो ये फिक्शन ही ओवरऑल, ये फिक्शन। एक कहानी आपको छोटा सा बताता हूँ। आई थिंक 2009 की बात है, 2009, आज से कितने साल हो गए, लगभग 17 साल होने वाले। हमारे को एक टारगेट दिया था, म्यांमार की एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, एक बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उसमें से मैं क्या रिवील करूँ। एक इंसर्जेंट ग्रुप के एक लड़के से एरिया कमांडर बोलते हैं। एरिया कमांडर से क्या होता है कि जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, जैसे एरिया बटा होता है, एरिया कमांडर, टेररिस्ट का एरिया होता है, उसको एरिया कमांडर बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो उसको शूट आउट करना था, लेकिन शूट आउट करने से पहले क्या था, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी और दोस्ती करनी थी। तो इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 30-35 दिन लगे। उससे अच्छी दोस्ती भी हुई हमारी। अब हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि जब उसको ऑर्डर्स आएंगे इसको शूट आउट करेंगे। वो हमारा अच्छा दोस्त था, बैठते भी थे साथ में, चीज़ें है ना, बैठते भी थे साथ में, खाना भी खाते थे, चीज़ें सब कुछ। सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे कि जैसे ऑर्डर्स आएगा, हम रेडी थे कि जैसे ऑर्डर आएगा निकालेंगे, शूट आउट करके निकल जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर्स नहीं आए सर। आज भी हम दोस्त ही हैं। बाप रे। तो आज भी दोस्त है, शूट आउट का ऑर्डर नहीं आया उस टाइम। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मार देते तो दोस्त नहीं रहते? दोस्त नहीं रहते सर, आज भी दोस्त ना दोस्त रहता ना दोस्त। कभी जीवन में उससे पता भी नहीं होगा किसी को कि उसी को मारने के लिए हम आए थे। 40 दिन साथ में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहे, हर 30 दिन मिलते थे। सिर्फ ऑर्डर्स का वेट होता था कि ऑर्डर्स आएंगे, एक सिग्नल आएगा इस तरह का, उस टाइम शूट आउट करना है। आज भी नहीं, आज भी दोस्त ही हैं सर। तो बस ऑर्डर्स को फॉलो ऑनली, कोई माइंड नहीं लगाना। माइंड लगाने वाले दिल्ली में है सर। एक बंदा पकड़ा गया है 6 यूक्रेन के नागरिकों के साथ, दिल्ली में ही पकड़ा गया है, और क्या नाम है? मैथ्यू वैंडे। क्या है बंदा, ये क्या ऑपरेशन था, कैसे पकड़े गए लोग? सर देखो, एक्चुअली एक कहानी बताता हूँ तो दुनिया को पता है, जो हर मीडिया पर है। मीडिया पर क्या है कि 6 लोग, मतलब शायद 7 है टोटल, यूक्रेन को मिला के 6, यूक्रेन और इसको मिला के, मैंड्यू को मिला के 7 है। ये हिंदुस्तान आते हैं अलग अलग पार्ट्स में, एक साथ नहीं आते। आने के बाद ये लोग गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी जाने के बाद मणिपुर या मिजोरम जाने के बाद ये लोग म्यांमार जाते हैं। म्यांमार जाने के बाद वहाँ कुछ इंसर्जेंट ग्रुप से मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ एक ड्रोन की डिलीवरी का सौदा करते हैं, वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं NIA ने उठा लेती है। यही है कहानी सर। ठीक है, यही तो यही, हाँ जी, यही है, मीडिया में तो यही है। चलो, मीडिया में यही है, सब जगह यही है। आज भी वो 7 के 7 लोग हमारे कस्टडी में है। कहानी का एक पार्ट ये, जो सब मीडिया चैनलों में, कहानी का दूसरा पार्ट। ये कहीं है नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वॉर का माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में। जैसी हिंदुस्तान की धरती में कोई विदेशी नागरिक आज के टाइम में एंटर हो रहा है, वो भी एक अमेरिकन और यूक्रेनियन, तो इसका मतलब हमारी RNW पूरी की पूरी क्या है? एक्टिव है। ठीक। लेकिन 7 आदमी इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, आप इन्हें अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते सर। कैसे करोगे? किस बेस पर करोगे भाई? और दूसरा, वो दवाइयों जैसा नाम है उसका, मैंड्यू, क्या नाम है उसका? हाँ, वैंडे। उसका पहले का रिकॉर्ड कि वो क्या है, स्टार्टिंग में मैंने प्राइवेट आर्मी बोला था। एक प्राइवेट आर्मी का हिस्सा। प्राइवेट आर्मी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्राइवेट आर्मी जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है लेकिन सब कुछ है। इसके बाद वो प्राइवेट आर्मी के साथ पहले ही कई वॉर लड़ चुका है, ऑपरेशन लड़ चुका है,
इसकी एक खुद की ड्रोन की कंपनी है यूक्रेन के अंदर, ये हमारी आरएनडब्ल्यू को पता है, तो इसका मतलब सर्वेलेंस में है ना हमारे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इसके बाद ये आदमी क्या करते हैं, ये लोग गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी जाने के बाद ये मणिपुर के अंदर एंटर होते हैं और मिजोरम के अंदर एंटर होते हैं। चाहती तो उसी टाइम एनआईए इन्हें अरेस्ट कर सकती थी, क्योंकि आईएलपी लगा हुआ है, 4 राज्यों के अंदर आईएलपी है, नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, मणिपुर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनर लैंड परमिट है। लेकिन अगर इन्हें अरेस्ट करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सर हम तो टूरिस्ट हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ आईएलपी लगता है, हमें क्या पता। एक एग्जांपल के लिए, अगर यार आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज करो आपने हेलमेट नहीं पहना या हॉर्न बजा दिया कहीं पर, बोला कि यार ये नो साउंड जोन है, यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते, आप तो हमें नहीं पता सर, तो आपको फांसी तोड़ने लगा देंगे सर। तो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आपका चालान होगा गवर्नमेंट चालान काट देगी, लेकिन नहीं, फिर भी इनको देखते हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद वहाँ के रिबेल ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद जब ये इंडिया आते हैं तो हमारे ड्रोन से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, ड्रोन से और वैसे भी एज ए ड्रोन भी और वैसे भी बॉर्डर पर, यानी कि म्यांमार के अंदर। ठीक है, सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि तुम जाके सारे लॉ तोड़ के हमारे देश के बॉर्डर को क्रॉस करके आतंकवादी संगठनों से मिलते हो और उनको ड्रोन की डिलीवरी देने वाले हो, अब तुम्हारे ऊपर चार्ज बना है। ऐसा नहीं है कि आते ही ये सर्वेलेंस में नहीं थे, आते ही ये सर्वेलेंस में होंगे, लेकिन सही एविडेंस के साथ इनको उठाना वो सबसे बड़ी कामयाबी सर, ये है कहानी। और दूसरी चीज, ये लोग ड्रोन भी लेकर आते तो ऐसा नहीं है ड्रोन लेके आते, ये पार्ट्स में लेके आते, आपको पता ही नहीं चलता सर, असेंबल करके लाते हैं, ऐसा नहीं होता डिलीवरी की ऐसे ला जाएं। अगर आप मुझसे आज आप बोलो कि यार कोई भी किसी भी एजेंट से बोलो कि यार मुझे एक बॉम्ब चाहिए, आपके पास बॉम्ब ऐसे लेकर आएंगे एग्जांपल के लिए कि 1000 जगह चेकिंग हो जाए, कोई उस बॉम्ब को पहचानेगा ही नहीं। कैसे पहचानेगा, मैं पूरा असेंबल करके लाऊंगा ना सर, आपको पता ही नहीं चलेगा, सब चीज खोल के लाऊंगा। तो ये लोग वैसे ही करते हैं और अभी सबके सब कस्टडी में, एनआई की कस्टडी में पूछताछ चल रही है सर। तो ये जो होटल वगैरह में चेकिंग होती है कि आप जाते हो तो आपका गाड़ी खोला जाता है, सर वो तो एक नहीं, वो ड्रिल है ताकि मालिक लोग देखें कि सीधे चल रही है। पर आप एक एजेंट रहे हो, आपको नहीं लगता कि उनको ये बोलो कि भाई ये क्या कर रहे हो, एक छोटी सी, तो मैंने जैसे एक को बोल दिया और फिर बाद में वहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स अलार्म हो गया, उसने गाड़ी उठाई, देखी डिक्की खोली, देखी, मैंने बोला बम तो यहाँ रखा हुआ है, तो मतलब तू वहाँ क्या देख रहा है, अगर मुझे करना भी होगा तो मैं यहाँ रखूंगा। हम लोग गाड़ी कैसे चेक करते हैं सर, आपको अपना बताता हूँ। गाड़ी आती है वहाँ पर, हाँ, गाड़ी आने के बाद बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करने के बाद घड़ी में टाइम देखते हैं, 30 से 40 मिनट तक गाड़ी को चालू रखते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं, ताकि अगर गाड़ी में कोई भी हीट सेंसर लगा हो तो गाड़ी धमाका हो जानी चाहिए। एक बैटरी को जितना करंट चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, मुझे पता है कि गाड़ी उतनी गर्म हो चुकी है, अब मैं समझ जाऊंगा हीट सेंसर नहीं होगा, मैं ड्राइवर को बोलूंगा गाड़ी को पूरा चेक करने के बाद बता रहा हूं मैं, ये गाड़ी को पूरा चेक करने के बाद, फिजिकली पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद मैं सब कुछ, गाड़ी की सीट हीट एवरीथिंग सब कुछ चेक कर सका हूं। अब उसको बोलूंगा एक काम कर, गाड़ी को स्पीड से चला और ब्रेक लगा, वो गाड़ी को स्पीड से लगा, ब्रेक मार, ताकि कहीं ब्रेक सेंसर के साथ अगर तूने एक्सप्लोजिव लगाया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे सर। तो गाड़ी को चेक, एक गाड़ी को चेक करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, एक गाड़ी को चेक करने में, गाड़ी को आगे पीछे चला के, स्पीड से चला के, ब्रेक लगवा के, हॉर्न बजा के, पूरा उसका जितने भी अंदर आपके गाने आने चलते हैं, सीडी सब चला के देखिए किसी के साथ सेंसर अटैच तो नहीं है। तो एक फॉर्मेलिटीज है सर जो हो रही है चीजें। तो इसमें आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को, एजेंसीज को रूल बनाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में, इवेंट्स में पॉसिबल ही नहीं है सर जी। तो फिर वल्नरेबल है, फिर तो रिस्क है। हाँ सर, कैसे करोगे आप 1.5 घंटे गाड़ी को कैसे दे दोगे टाइम सर, एक 1.5 घंटा कैसे दोगे टाइम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि फिर ये डिस्कशन तब होगा जब अगर कुछ हो गया तो कुछ होगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ सर, गाड़ी है, कल मैं आपकी गाड़ी होगी आपके पास, मैं बोलूंगा गाड़ी की छत निकालो इसकी पूरी की पूरी, और आप तो मेरे ऊपर चढ़ जाओगे सर। सही बात। कैसा पागल आदमी है मेरी गाड़ी की छत निकाल रहा है, क्योंकि मैं बोलूंगा आपने तो सीट एक्सप्लोजिव लगा रखा होगा पूरा का पूरा, आजकल तो एक्सप्लोजिव बिल्कुल कपड़े की जैसे आ जाएगा ना, तो फिर कैसे चीजें करेंगे सर। इसलिए इंटेलिजेंस सर, इसलिए इन्फॉर्मेशन, तभी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इनपुट मिलता है कि यार इस गाड़ी के अंदर कुछ होता है तो हम फिजिकली उसको चेक करते हैं। तो बहुत चीजें क्या होता है सर, इसलिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है इन्फॉर्मेशन। पब्लिक पागल हो जाएगी सर। मैं आज आप कह रहा हूँ रास्ते के अंदर, दिल्ली के अंदर आप गाड़ियों को चेक कर दो, आधे घंटे लोग गालियां देना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट को, ऊपर फोन कर देंगे, लोग ट्रांसफर करा देंगे, बस ट्रांसफर करा देंगे सर। तो फिर यही है। आपकी बुक्स के बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को कि आपकी बुक्स में क्या क्या स्टोरीज हैं, क्या क्या ऑपरेशंस के बारे में बात हुआ है, कौन एक्चुअली अपनी जो अभी जो बुक आई है मेरी, एस हुसैन जर्दी सर ने लिखा है इन दोनों बुक को। तो पहली बुक रॉ हिटमैन 2:1 है। इसके अंदर मेरी 16 साल 3 महीने से इजराइल जाने से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर पूरी ट्रेनिंग, वहाँ से आने के बाद कैसे मैं जेल गया, जेलों में कैसे 11 जेलों के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ,
बाहर आने तक की ये पहली बुक है फर्स्ट। मतलब 16 साल से लेकर पूरा इजराइल की ट्रेनिंग से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आने से लेकर एनएसजी ज्वाइन करने से लेकर एक दोहरा हत्याकांड होने से लेकर जेल जाना, जेल के अंदर 11 जेलें घूमना, 11 जेलें घूमने के बाद बेल में जैसे ही बाहर निकलना, फर्स्ट बुक खत्म। और दूसरी बुक में क्या है? हाँ। सर सेकंड बुक के अंदर क्या है, अलग अलग ऑपरेशंस है। हाँ। जैसे पहली बुक में मैंने आपको एक जर्नी बताया कि कैसे एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया, कैसे ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद कैसे एक केस के अंदर अंदर गए, 11 जेलें ट्रांसफर होके आए, बेल हुई, पहली बुक खत्म। लेकिन उसके अंदर पूरा बहुत थ्रिलर आपको दिखाई देगा। लेकिन सेकंड बुक के अंदर अलग अलग ऑपरेशन, जैसे एक ऑपरेशन की मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन हॉट परस्यूट नहीं सर, थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत है। ये अपने ऑपरेशन सनराइज के टाइम 2015 के अंदर क्या हुआ था, हमारे 18 जवान शहीद हुए थे डोगरा रेजिमेंट के। लेकिन इनको खत्म करने के लिए इन पर जो अटैक हुआ था वो 6-8 इंसर्जेंट ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना था जिसका नाम था UNLF साउथ ईस्ट एशिया। तो इस ग्रुप के अंदर ये एक ही अमरेला के अंदर आ गए थे। इन्होंने एक 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया, हमारे 18 जवान शहीद हुए और ये हिंदुस्तान का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था जो हमने म्यांमार में जाकर किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस अमरेला को कैसे ब्रेक किया। एक आपको इसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको 16 वाला म्यांमार वाला आप कह रहे हैं? हाँ 16 वाला जो ऑपरेशन 16 2015 के अंदर नहीं 2015 में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। क्योंकि 2015 में डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हुए थे डिस्ट्रिक्ट चंडेल मणिपुर में। तो इस पर और आई थिंक यहीं से वो उड़ी वाली स्टोरी शुरू हुई थी, यहीं से स्टार्टिंग हुई। वो अपना पहला ऑपरेशन है सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी बुक में ये सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया है तो इसकी परमिशन है आपको, आप बोल सकते हैं? सर बिना परमिशन के बिल्कुल। इस बुक के दुनिया में कोई भी बुक है सर, नॉन फिक्शन बुक कोई भी होती है उसकी एनओसी होती है। इस बुक को जो पब्लिश किया पैरामाउंट ने किया है, यूएस कंपनी ने टाइटैनिक बनाई है। हर चीज के एविडेंस और एनओसी के बाद ही बुक पब्लिश होती है। तो इसमें अपनी एजेंसीज को और गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है? सर पब्लिश ही नहीं होती बुक, कोई भी इशू होती तो बुक ही पब्लिश नहीं होती ना सर, चीज़ें। और उसमें सेकेंड एक ऑप्स है जिसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि 2008-9 के आसपास में एक टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत टेररिज्म ग्रुप है NSCN-K, नेशनल कॉन्सिस ऑफ नागा काउंसिल खपलांग बाबा। इज अ वेरी, आप गूगल करोगे तो दिखेगा। इन्होंने क्या किया था, सिकलाई रेजिमेंट के अंदर कैरम खेल रहे होते 4 सोल्जरों को शूट आउट कर दिया था। लेकिन दिल्ली से परमिशन ही नहीं मिली थी इनके ब्रिगेड कमांडर को मारने की। क्यों नहीं मिली भाई? एविडेंस बोला, एविडेंस था लेकिन फिर भी, और उस टाइम परमिशन नहीं, बोला ब्रिगेड कमांडर को टच नहीं करोगे। मतलब ब्रिगेड कमांडर आर्मी वाला नहीं, आतंकवादियों के भी अपने ब्रिगेड कमांडर होते हैं, उनकी भी रैंक होती है। तो मिलिटेंट ग्रुप था ना बेसिकली, मिलिटेंट ग्रुप था। हाँ। लेकिन वो जो था वो सीज फायर के तहत रह रहा था, उसने सीज फायर किया था। लेकिन उसने ही क्या किया था, ये अटैक करवाया था। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमने एक ऑपरेशन किया। अब लेकिन एक ही इस ऑपरेशन का एक ही काम था कि चलो दिल्ली गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है लेकिन हम इसे मारेंगे, हिंदुस्तान के बाहर ले जाके मारेंगे। और आपको पता है इस ऑपरेशन में मुसाद की एक एजेंट भी आई, कैसे इस ब्रिगेड कमांडर को हम हिंदुस्तान की धरती से बाहर लेके गए और शूट आउट किया सर। एक ये चैप्टर है, उसमें पूरा बताया कि कैसे पूरा कैसे A to Z कैसे इसको लेकर गए। एक इसमें आप एक और चैप्टर देखेंगे कि एक हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये मिलिटेंट ग्रुप बहुत डेंजर है, लेकिन जो इसका एरिया कमांडर है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड की बात बहुत मानता है। अब इसमें एक ही काम था, उसकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करना, उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेन वॉश करना, कैसे भी ब्रेन वॉश करने के बाद उसको पूरा अपने कंट्रोल में लेके उसके बॉयफ्रेंड से सरेंडर करवाना। ठीक है, तो सब कुछ सही था, कहानी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया, जब हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिलिटेंट को पता चल गई, उन्होंने उस लड़की को शूट आउट कर दिया सर। तो ये भी एक पूरा चैप्टर। लेकिन फिर भी उस लड़के ने सरेंडर किया और कई टाइम तक एजेंसी के लिए काम किया, एजेंसी के साथ मिलकर काम किया। तो इसमें एक चैप्टर ये भी है। तो इस आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? आपने बताया हुआ है, अभी बताएंगे आप? जो मेरा फेवरेट चैप्टर है सर, ये है अपना, जो हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं, नेपाल वाला, कुलभूषण जाधव वाला जो चैप्टर, कर्नल हबीब को जो उठा लिया वो चैप्टर। किसने उठाया? अब वो बुक में पढ़ना पड़ेगा, वो बुक में पढ़ना पड़ेगा कि किसने उठाया। और ये हो गई बुक की प्रमोशन भी। बिल्कुल। तो प्लीज आप खरीदिए, मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। और फुल परमिशन लेके बुक छापी गई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और बिल्कुल पढ़ने का मन हो गया। बिल्कुल बिना परमिशन के बुक पब्लिश ही नहीं होती दुनिया में। नॉन फिक्शन बुक तो पब्लिश ही नहीं होती। नरावने साहब की भी कहाँ पब्लिश नहीं हुई, गवर्नमेंट पब्लिश ही नहीं होने दी सर। और मेरे बुक के पीछे तो, मतलब मेरे बुक में तो बहुत पावरफुल लोगों के नाम है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा आदमी होगा उस बुक में जिसका नाम मेंशन नहीं होगा सर बुक के अंदर। रॉ की इतनी बात की, एजेंसी की इतनी बात की, उसमें एंट्री कैसे मिलती है? सर हमारी देखो RNW की सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी। पूछो क्यों? हम्म। आप दुनिया में इकलौती एजेंसी ऐसे देखोगे जिसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है सर, जिसका कोई लोगो नहीं है अपना, हम्म। कोई लोगो भी नहीं। जो आप लोगो देखते हैं लोगो है, आप इसको रिसर्च एंड एनालाइज विंग का लोगो नहीं मान सकते। दूसरी चीज, आपको रिसर्च एंड एनालाइज विंग भी कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, चाहे कहीं संसद भवन की किसी फाइल में आपको नजर आए, कभी आपको हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी ही नजर आएगा। तो RNW के अंदर दुनिया की, चाहे आपको CIA के अंदर एंटर करना हो, आपको MI6 के अंदर एंटर करना हो, आपको दुनिया की किसी भी एजेंसी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं, उनकी अवेलेबल है। लेकिन इस एजेंसी में एंटर करने के लिए आपको एजेंसी खुद लेगी सर। सबसे पहली चीज, आप डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई भी, जैसे कोई एज ऑफिसर्स रैंक में आना चाहें, आप UPSC वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं। आप UPSC क्लियर करने के बाद RNW के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। और दूसरा सर, आप डेपुटेशंस भी जा सकते हैं कि जैसे IB से आप आर्मी के साथ भी, MI के बंदे भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि RNW भाई अकेले ऑपरेशन करते हैं, अकेले तो दुनिया में कोई नहीं करते, हमेशा ऑपरेशन कंबाइन होते हैं। कई बार RNW NI के साथ भी ऑपरेशन करती है, IB के साथ भी करती है, MI के साथ भी करती है। तो डिफरेंट आप दुनिया में पहले, आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप पढ़ना थोड़ा सा आपके पास टाइम होगा, पोस्टल सर्विस आपने देखी होगी, आपको पोस्टल सर्विस के भी मतलब वो हमारे RNW के भी चीफ रहे हुए, सोचो आप। अच्छा। तो बहुत आप धीरे धीरे, सबसे पहले आप पहले एंटर करो कहीं पर, कहीं तो एंटर करो। मैं ये बोलता हूं कि चलो आप दुनिया के अंदर आप ईमानदार आदमी बन जाओ यार, सच में आप देशभक्त आदमी बन जाओ, तो एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी। एजेंसी का पता है एक चीज है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एजेंसी एक चीज बोलती है कि हमें जरूरत नहीं है कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो, वो सब कुछ हम बना देंगे। बस हमारे को एक चीज चाहिए कि आदमी ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ये दो चीजें जीवन में कोई नहीं खरीद सकता, ईमानदारी और देशभक्ति। बाकी हम सब बना देंगे सर, आपको दुनिया का बेस्ट फाइटर बना देंगे, आपको बेस्ट, क्या नाम था, क्या नाम था, हमजा अली मरारी बना देंगे। लेकिन देशभक्त होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है कि जीवन के अंदर कोई भी पल हो, दुनिया में कितनी भी कठिनाई आए, धरती में आपको कितना भी लालच दे कोई, बस आप अपने तिरंगे के साथ कभी गद्दारी ना करो, बस। फाइनल क्वेश्चन, धुरंधर 3 अगर बनती है तो आपको क्या लगता है किस ऑपरेशन पे, किस मिशन के ऊपर पार्ट 3 बनना चाहिए जिसको आप देखना चाहेंगे? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, हमारे तो इतने ऑपरेशंस हैं कि मतलब धुरंधर 50 तक बन जाएंगी, है ना। धुरंधर 50 तक, धुरंधर 3, 4, 5 बहुत सारी बन जाएंगी। तो धुरंधर हमने देखी, और जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि मेरी जस्ट मूवी अनाउंस होने वाली है, शायद इसी महीने के अंदर अनाउंस हो जाएगी। तो हमने भी यही चीज़ सोचा। तो मैंने आपको बोला कि जस्ट आपको भी बताया कि किस तरह से हाफिज सईद को मारने की 2023 में एक प्लान किया था, कि कैसे उस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, कैसे लास्ट में जाते जाते एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसा लीडर को जिंदा छोड़ दिया जो 2021 के बाद कभी सामने नजर नहीं आया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, वो भी विदेशी धरती के अंदर। 23 जून 2021 23 जून, राइट। या आप, जैसे आपको बताया कि हमने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि चलो, हमारे रिलेशन आपके साथ शुरू से कभी अच्छे नहीं रहे, आप हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। आपने हमारे एक इनोसेंट बिजनेसमैन को ईरान से उठाकर बलोच दिखाया, उनके ऊपर सारे झूठे चार्जेस दिखाए कि वो टेरर फंडिंग करते हैं, और पूरी दुनिया को गुमराह किया। लेकिन हमने आपको एक मैसेज दिया कि हमारे हिंदुस्तानी को आपकी जेल में कुछ नहीं होना चाहिए जब तक हैं, और बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो उसके ऊपर धुरंधर 3 इन दोनों स्टोरीज पे हो सकता है। बिल्कुल सर। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। प्लीज आप बताइए कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा और सवाल आपके मन में है, वॉर से रिलेटेड होगा, मिशन से रिलेटेड होगा, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। बुक्स जरूर पढ़िएगा, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और जल्दी मूवी भी अनाउंस होने वाली है, तो एक बार अनाउंस हो जाए तो उसके बाद फिर से बात बिल्कुल, फिर से मूवी के ऊपर पूरी बात करेंगे फिर से, बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए, टीआरपी के इस एपिसोड को देखने के लिए, पार्ट 1 लकी बिस्ट के साथ अगर आपने मिस किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसे आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहेंगे, उसके बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ, ओनली ऑन टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते एंड जय हिंद। चल गुरु, हो जा शुरू। जी मिलिटेंट के ब्रिगेडियर। कमांडर साहब आप शुरू करें। जे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जय कमांडर, लास्ट पार्ट था, इसने शुरू कर दिया ना जोक सारा पार्ट, लेकिन
भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि वीडियो की तरफ आते हैं। और लास्ट पार्ट था जी, अभी तक जो है हमने फर्स्ट पार्ट भी किया, उसके भी हमने 3-4 पार्ट किए, ये सेकंड पार्ट था, रिक्वेस्ट आई थी, और इसका भी मेरे ख्याल में ये थर्ड पार्ट है। और भाई अभी तक तो मज़ा आ रहा था, लास्ट में भी जो मोमेंट चले हैं इनके ऊपर, वो अगेन जो है एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आप जो है ऑर्डर को डिनाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है, वो ठीक है रियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, आर्टिफ़िशियल चीज़ें होती हैं, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन उसमें 19-20 का जो है फ़र्क रखा जाता है थोड़ा बहुत, समझ सकते हैं आप, मसाला टीआरपी के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो उनको लेकर लोगों के ज़हन में सवाल आते हैं, अर्जुन अनूप भाई जो हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा लाइट आउट कर रहे हैं। हमारे ज़हन में भी होता है कि मिशन इम्पॉसिबल मैंने टॉम क्रूज़ की बहुत दफ़ा देखी कि वो अगेंस्ट जो है अपनी जो है एजेंसी के अगेंस्ट जो है वो जाके वो चीज़ें करता है, जहाँ पे एजेंसी उसे क्लियर कट मैसेज भेजती है कि पासपोर्ट हो गया, मिशन अबॉर्ट, वापस आ जाओ। 10 बार कहती है, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी नहीं मानता और अपनी करनी शुरू कर देता है। यहाँ पे वो सवाल था कि आपने फ़ॉलो करना है, वो पहले भी जवाब दे चुके हैं इस चीज़ का बीच में कि हाँ, एक दरख्त है और उन्होंने कहा कि उस दरख्त को आपने नीचे गिराना है, दौड़ के जाओ और उसको गिरा दो। तो ऑर्डर फ़ॉलो करने हैं आपने, भले आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना? एक माइंडसेट जो है, उसको वहाँ पे स्थिर रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका मिशन क्या है, आपको क्या मिशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर बड़ा बवाल मचा, हमें 3-3 घंटे जो है वो तैयार करके बिठाया गया, फिर कहा गया नहीं अभी रुक जाएँ, तो फिर रेस्ट कर लें, कुछ नहीं है, ओके करें, रिलैक्स करें। फिर हम जो है 10 या 20 मिनट बाद फिर आके कहते हैं कि रेडी हो जाएँ, फिर हम रेडी होके बैठ के फिर 3 घंटे, मतलब वो 6-7 घंटे का वो पीरियड उन्होंने उसी लिबास में, उन्होंने कहा फिर हम किस तरह वो तैयार हुए होते हैं, वो जिस तरह वो नॉर्मल बंदा तैयार नहीं होता उस तरह। तो भई बहुत कुछ उन्होंने पहना होता है, तो वो दोबारा तैयार होना उनके लिए मुश्किल है, तो टाइम लगता है। तो फिर उन्होंने कहा उसी में पोज़ीशन में हम लेट गए, तो जो हेलीकॉप्टर था वो वेट कर रहा था और हमें लगा कि यार अब जाने की बारी है, अभी ऑर्डर आएँगे, लेकिन नहीं आए, तो हेलीकॉप्टर जो है वापस चला गया। हम हमें लगा कि मिशन अबॉर्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है, कोई हमारे लिए कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है। तो फाइनली उन्होंने कहा कि आप रिलैक्स करें, आप जो है ईज़ी फ़ील करें। तो उसके बाद उन्होंने सवाल पूछ लिया। तो सवाल जो था कि मतलब ये हमें इतनी देर बिठाया, क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा सोचना जो है ना, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ऑर्डर फ़ॉलो करना। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं इन माय ओपिनियन एज़ अ ह्यूमन बीइंग, यार ठीक है हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, सीरियसली, हिडन वे में सही, एज़ अ स्पाई। तो ड्यूटी बड़ी कड़ी है, अपनी जान का भी खतरा है, हर चीज़ है, कंट्री को सर्व करना है। लेकिन भाई इसमें 2 चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि ऑर्डर फ़ॉलो करना है, गलत या सही वो देखेंगे। दिल्ली वाले जाने गलत या सही, हमें ऑर्डर फ़ॉलो करने हैं। ठीक है, आप एक सोल्जर हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, आप में सब कुछ वो मौजूद है, तभी आप उस पोज़ीशन के ऊपर हैं। लेकिन मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, जो एज़ अ ह्यूमन बीइंग कहीं न कहीं टच करता है कि जब एक एजेंट जो है वो गलती कर रहा होता है और उसे लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भई वो पीछे हट जाता है वहाँ से, और ये दिखाया गया है। लेकिन कुछ में ये भी दिखाया गया है इन रियलिटी में कि बड़े कह लें कि क्रूरता जो है उनमें पाई जाती है, वो एजेंट्स में। दिल जो है वो पत्थर के हो चुके होते हैं। एहसास और जज़्बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता उनका। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रोबोट की तरह होते हैं, ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं। क्लिक किया है, उसने वो करना है, उसमें फ़ीड है वो चीज़ कि आपने ऑर्डर फॉलो करने हैं। उसने ट्रिगर जो है वो प्रेस कर देना है। उसने नहीं देखना कि सामने एक बच्ची खड़ी है या एक बूढ़ा खड़ा है या मेरा टारगेट जो है, टारगेट की बात कर रहा हूँ। उसने हिट करना है भाई उसको। तो ये चीज़ एज़ अ ह्यूमन बीइंग जिसमें फीलिंग जो है, कहीं न कहीं होती है। हो सकता है मैं अभी उस ज़ोन में नहीं हूँ तो मुझे वो फ़ील हो रहा हो। शायद लकी बीस्ट जो हैं उस ज़ोन में हों ऑलरेडी कि यार उन्हें वो एहसास और जज़्बात जो है, फीलिंग जो है, वो इतनी तंग ना करती हो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई पड़ी हो, और जब उन्हें ट्रिगर दबाने की बारी आए, ऑर्डर मिले, वो भाई फ़ॉलो करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि एक के साथ हमने इन्फॉर्मेशन वाला बंदा जो है वो रखा हुआ था, उसके साथ दोस्ती करनी थी।
उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन जो है चाहिए थी हमें टारगेट से, और किल नहीं करना था, किल बाद में करना था। तो वो इन्फॉर्मेशन निकालते हुए रिलेशनशिप बनाते, अब वहाँ पे तो भाई आपके एहसास और जज़्बात काम आते हैं। अगर देखा जाए इन रियलिटी, किसी के साथ आपने दोस्ती करनी है तो उसका माइंडसेट पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको फ़ील भी होना चाहिए इनर सोल कि हाँ, ये मेरा दोस्त ही है। अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, फिर वो दोस्ती यारी और वो बॉन्डिंग जो है आपकी बनती है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर फ़ॉलो करने थे और मैं ऑर्डर फ़ॉलो कर रहा था। अभी इन्फॉर्मेशन निकाली, अभी पीछे से ऑर्डर आया, निकालनी है और ठोक देना है। सिंपल, भले उसके साथ सालों की यारी हो। तो वो कह लें कि लाइक अ इन्फॉर्मेशन, एक टाइनी सा सोर्स था वो उनके लिए, नथिंग मोर देन दैट, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। वो जिस तरह बात कर रहे थे फ़ील ऐसे ही हो रहा था कि एक सोर्स है उनके लिए और कुछ भी नहीं है, कि अभी वो बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, विद इन अ सेकंड वो निकालेगा गन और ठोक देगा उसे, कहानी खत्म और निकल लेंगे। मतलब उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि इतने सालों की यारी थी, साथ बैठते थे, खाना-पीना, उन्होंने वो डिस्क्राइब की उस चीज़ को। और एजेंट की ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल है और क्या है, उन्होंने आरजे रौनक भाई ने कंक्लूड किया जो है, वो कह लें कि तेहरान की मूवी थी, वो उनको इंक्लूड किया। वो इसी चीज़ के ऊपर थी कि हाँ या ना, वो मिशन जो है छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। डिप्लोमैटिक रिलेशन जो हैं, उनको कहाँ तक जो है वो रखना चाहिए, ख़राब होते हैं या सही होते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप एज़ अ मोरा जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं उस जगह के ऊपर। आप लड़ाई जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है, लेकिन ऑर्डर फ़ॉलो करना ये ज़रूरी है आपके लिए। उन्होंने कहा कि टारगेट को फ़ॉलो कर रहे हैं तो 100 मीटर है, तो उन्होंने एक मिसाल दी। तो अब ऑन ग्राउंड और होती है, मैप के ऊपर और होती है, जो उन्होंने कहा कि टेबल के ऊपर उन्होंने एक मैप क्रिएट किया होता है, ठीक है? 3D टाइप। उसको देखना, मैप को देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जाकर एक टारगेट को हिट करना, फ़ॉलो करना, ठीक है ना? वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने मेंशन किया कि 100 मीटर के ऊपर मुझे फायर करना और मुझे ऑर्डर है कि 100 मीटर से ही फायर करना है। लेकिन अब जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, ठीक है, जो मेरे बॉस हैं, उनको ये नहीं पता कि ऑन ग्राउंड मेरे आगे जो है, वो कोई धुंध आ जाती है और कोई और प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसकी वज़ह से टारगेट मुझे नज़र नहीं आता प्रॉपर वे में। मुझे वो उसके नज़दीक जाकर भी उसको मारना है। मेरा ऑर्डर है, मुझे ऑर्डर मिलेगा कि मैंने किल करना है, करूँगा। लेकिन वही बात कि आप जिस कंट्री में जाके वो चीज़ कर रहे हैं भाई, आपकी कंट्री के और उनकी कंट्री के ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। स्पाई का काम ही यही है कि बिल्कुल खामोशी के साथ, ठीक है, इन अ कीप क्वाइट वर्ल्ड, मतलब अपना वो रख के चलना है। खुद भी उनको रियलाइज़ होता है कि हमने अपने आप को रिवील नहीं करना और इस मिशन को मुकम्मल करना है। ये चीज़ें भई एक स्पाई जो है बताता है, तो फिर लगता है कि हाँ यार, मूवी में देखते थे तो रियलिटी फ़ील होती थी। बड़ा मज़ा आता था। अभी भी मिशन वाली मूवीज़ जो हैं, जैसे टॉम क्रूज़ की है मिशन इम्पॉसिबल, वो देख के मज़ा आता है। वो देखकर एकदम से एहसास होता है कि हम भी कोई एजेंट टाइप हैं, 4-5 बंदे हैं उनके, और उस मूवी को फ़ील करता है बंदा जो है। अगला अलग ज़ोन में होता है, वो फ़ील होता है। फैंटेसी मूवीज़ हैं, रोमांटिक हैं, कैटेगरीज़ हैं, और लोग जो हैं उस कैटेगरी वाइज़ जो है मूवी को लाइक करते हैं। मुझे थ्रिलर, एक्शन और फैंटेसी और ये मूवीज़ जो हैं पसंद, और उसमें वो प्रॉपर मवाद मौजूद होता है। रियलिटी बेस होती हैं चीज़ें, उनको थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं मूवी के हिसाब से, लेकिन लकी बीस्ट ने अपनी कहानी जो बताई है, इनकी एक बुक भी है, उसमें उन्होंने मिशन जो हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं जितने भी हुए हैं। 2 बुक हैं। हाँ, तो एक बुक उन्होंने मेंशन किया, तो बीच में ये ज़िक्र कर रहा था कि नहीं, उस दोनों की हैं, एक 1 है, एक 2 है। तो दोनों के ऊपर मतलब इन्होंने कहा कि मूवी हो सकता है, ये मूवी क्रिएट करो, और एट द एंड उन्होंने ज़िक्र भी कर दिया। अब आई डोंट नो वो प्रॉपर एक बॉलीवुड स्टाइल मूवी आएगी या एक डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है। अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप आती है तो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि भाई जो नेटफ्लिक्स के ऊपर या और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आती है इस तरह की मूवी, उसमें ये चीज़ देखने को अवसर मिलती है, वो रियलिटी के बहुत करीब होती है। उसमें यही बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे और पीछे एक विजुअल चल रहा होगा, फुटेज चल रही होंगी, प्रॉपर म्यूज़िक के साथ, ठीक है? और पुराने सीन जो हैं उस वक़्त के कैप्चर किए हुए सीसीटीवी कैमराज़ के साथ सारे वो चल रहे होंगे। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री में देखता हूँ ना इस तरह की, पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी को लेकर थी और क्रिकेट को लेकर थी। वो दिखाया गई थी, मेरे ख़्याल में उसका नाम पता नहीं क्या था। और इसमें शोएब अख्तर, रमीज़ राजा और उधर
जो है बड़े-बड़े लेजेंड जो हैं इंडिया के, सचिन तेंदुलकर, वो बातें कर रहे थे। उनकी बातें और पीछे विजुअल चलना, ये हुआ, वो हुआ, उसमें ये ऐसे बात की। तो ये सिचुएशन अगर इस तरह चलेगी, इनकी वो रियलिटी बेस्ड कहानियों के ऊपर वो मूवी क्रिएट एक की जाएगी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बजाय इसके कि 3 घंटे की या ढाई घंटे की मूवी हो और उसमें मसाला भी हो, उसमें ये चीज़ें भी चल रही हों। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बहरहाल डॉक्यूमेंट्री बहुत कम लोग देखते हैं। ये भी रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा मैंने अपना वैसे ओपिनियन दिया है कि मुझे लगता है कि शायद इस अभी पता नहीं है हमें भी इन रियलिटी। हो सकता है आप लोगों में से किसी को पता हो कि इनकी मूवी जो है वो रिलीज़ डेट हुई है या कौन डायरेक्ट कर रहा है या किस तरह क्या सिलसिला है, वो हमें नहीं पता। और हमने जिस तरह सिर्फ़ की अभी सुना इनकी है है। ना, इनमें तो लोग इंटरेस्टेड है ना, लोग चाहते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ सामने आनी चाहिए कि हम जो है वो सारी चीज़ें एक दफ़ा देखें, जो इन्होंने बातें की हैं। तो मुमकिन है कि अगर डॉक्यूमेंट्री भी आती है तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा देखने में। लेकिन एज़ अ मूवी आती है तो वो तो फिर जिस तरह से धुरंधर जो है वो बिज़नेस कर रही है, इस तरह से ये हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा करे। क्योंकि लोग जो हैं वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो एक चलें एक अलग चीज़ है ना, ये तो एक एजेंसी के जितने भी ऑपरेशंस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मुद्दों के ऊपर होगी। तो इसके ऊपर मेरे ख़्याल में लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। बाकी इन्होंने बताया जी, एक एजेंट की जो ज़िम्मेदारी होती है वो कोई छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी नहीं होती। कह लें कि मुल्क की जो डिप्लोमैटिक एक निज़ाम है, वो सारे का सारा उसके हाथ में होता है। तो एक छोटी-सी गलती जो है, वो डिप्लोमैटिक जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब कर सकती है। तो इन्होंने कहा है कि दिमाग लगाना हमारे पास कह लें कि ये ऑप्शन ही नहीं है, कि सोचने वाला ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमें ये अगर कहा है कि भई इसको छोड़ दो, तो हमने नहीं कहना कि भई हम बिल्कुल जो है वो ऑपरेशन इतनी मेहनत से हमने इसको जो है वो एंड पे पहुँचाने के लिए कोशिश की, और अब जब बिल्कुल एंड पे पहुँच गया, अब बिल्कुल जो है वो होने वाला है, तो आप मना कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं है। कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, कितना ही ज़ोर उसके ऊपर लगाया हो, बेशक वो मुमकिन है कि उसी टाइम आप उसको क्लियर करें। लेकिन अगर उस टाइम भी आपको फ़ोन आ जाता है, तो आपको ऑपरेशन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि सोच लगाने वाले जो लोग होते हैं, वो एक अलग तबका है, वो ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें ऑर्डर्स देने होते हैं और हमारा काम है सिर्फ़ ऑर्डर्स को फ़ॉलो करना। मतलब कि सवाल-जवाब करने की गुंजाइश ही नहीं होती। और एक चीज़ इन्होंने बताई है जो बड़ी हैरानकुन है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इन्होंने कहा है कि जो RAW जो एजेंसी है इंडियन, उसका कोई लोगो नहीं है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मैंने जितनी भी एजेंसियाँ देखी हैं, उनका कोई ना कोई जो लोगो है ना वो होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक ऐसी एजेंसी है जिसका लोगो नहीं है, और आपको बिल्कुल एक छुपी हुई एजेंसी जो है वो मिलेगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सुनने के लिए मिली। उसके बाद इन्होंने मोसाद के बारे में बताया, और कई एजेंसियों के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कभी दोस्ती हो जाती है, कभी दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह से ये ऑपरेशन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन जो है वो किसके खिलाफ करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एजेंसियाँ जो हैं फिर वो आपके साथ मिलकर काम करती हैं। बाकी इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो मूवियों में दिखाया जाता है कि एक एजेंसी का जो मेंबर है, उसके जिस तरह से इमोशंस दिखाए जाते हैं लव स्टोरी वाले, तो वैसा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपनी बात भी बताई, इन्होंने कहा कि दोस्ती भी होती है, और दोस्ती भी इस तरह से होती है कि लग रहा होता है कि एक-दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्त को पता भी नहीं होता कि वो हमारे टारगेट पर है। तो जब हमने किलिंग करना हो, तो हम अपने इमोशंस जो हैं वो नहीं लेकर आएँगे कि इसके साथ इतना अच्छा टाइम गुज़रा, ये अच्छे लम्हात गुज़रे, ये तो हमारे साथ बड़ा अच्छा था, हम इसको कैसे मार सकते हैं? मतलब इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं है। इमोशंस जो है ना, वो आपने अपने आप से निकाल के तो फिर जो है वो एजेंसी में एंट्री लेनी है। और दूसरा इन्होंने कहा कि यूपीआई के एग्ज़ाम जो हैं वो होते हैं, वो पास करके आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे जो है ना, यूपीएससी, 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 वैसे इन्होंने कहा है यूपीआई कि तो हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ, पेमेंट हाँ, है। बिल्कुल। इन्होंने कहा है वैसे तो जो होता है ना कि एजेंसियाँ जो हैं वो बंदे में गुण देखती हैं और खुद ही वो पिक कर लेती हैं बंदे को। बिल्कुल जी। और काफ़ी डिटेल जो है उन्होंने बताई है शुरू से लेके अभी तक। और रॉ के बारे में, मिशन कैसे चलते हैं, मिशन में क्या होता है, क्या रखना पड़ता है सामने, क्या नहीं, कौन से आर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्होंने सारी डिटेल दी है कि आर्डर जो है वो जो भी हो, दिमाग हमें नहीं लगाना पड़ता, हमें सिर्फ आर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। जो आर्डर आएँगे, किसको मारना है तो मारना है। और वो चाहे कोई जिसके साथ दोस्ती भी हो गई हो या जो कोई प्यार भी हो गया हो, तो उसको भी जो है निपटाना पड़ जाता है।
तो उसके अलावा उन्होंने बोला कि आप उसके उल्ट भी कर सकते हैं। तो तेहरान मूवी का जो है वो उन्होंने ज़िक्र किया बीच में। मैंने अभी देखी नहीं है और लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने बताया कि वो कहती है कि नहीं जी मैंने नहीं मारना है उसको। तो फिर उसी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन चल जाता है कि इसको निपटाओ अब। दूसरे एजेंट को जो है उस पारी दी जाती है। तो अब दूसरे एजेंट ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी एजेंट है तो इसको क्यों मार रहे हैं, तो वो मार देंगे, वो भी ऑर्डर फॉलो करेंगे अपना। तो इसी तरह की एक नाइट एजेंट जो है वो सीरीज़ थी, सीरीज़ है अभी भी, उसका 3 सीज़न है शायद अभी। तो वो मैंने देखी थी, तो उसमें भी यही बताया गया कि जी पीछे जो हैं वो गद्दार अपने ही होते हैं और इसलिए फिर जो है एजेंट जो होता है वो अपने हिसाब से फिर काम करना शुरू करता है, उसी पे इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। उसी को मारने के लिए अपने ही एजेंसी के बंदे पीछे पड़ जाते हैं और दुश्मन तो वैसे ही होते हैं ना पीछे, तो अपने भी बंदे पड़ जाते हैं पीछे। उसको भी प्यार होता है और वो उसको छोड़ना पड़ता है बाद में, तो अलग होना पड़ता है उससे। पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं एजेंट की लाइफ में। तो उसको सारा कुछ जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो बहरहाल ये है कि मज़ा आया जी इनका पूरा जो है वो ये व्लॉग देख के, ये पॉडकास्ट देख के और सुन के अच्छा भी लगा और इनकी बुक्स भी हैं और मूवी भी आ रही है इन पे। वो भी देखने वाली होगी और वो तो लाज़मी हम देखेंगे, अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आ गई तो। पायरेसी। नहीं पायरेसी मैं तो देखता नहीं हूँ, रिज़ल्ट होता नहीं है, तो वो देखने का स्वाद नहीं आता फिर। ये भी हो सकता है नेटफ्लिक्स या तो हो सकता है नेटफ्लिक्स पे आ जाए। तो बहरहाल अगर आ गई तो ज़रूर देखेंगे हम और ये नहीं कहते कि हम जो है यहाँ पे रिएक्शन भी देंगे क्योंकि मूवीज़ आपको पता है खतरनाक काम होता है स्ट्राइक। तो इसलिए जो है वो वादा नहीं करते कि हम यहाँ पे भी देखेंगे और उस पे रिएक्शन देंगे। काफ़ी लोग कहते हैं धुरंधर मूवी पे जो है रिएक्ट करें, तो हमारा मूवी वाला कोई असल में है नहीं है ना, चैनल सेपरेट चैनल होता ना कोई ऐसा, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे हम कर ही देते धुरंधर पे। तो बहरहाल वो बहुत मुश्किल काम होता है भाई, क्योंकि आप लोगों को चाहिए पूरी की पूरी मूवी एक दिन में, मिशन इम्पॉसिबल। तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो भाई आप कहते हैं कि पूरी की पूरी मूवी डाल दें एक ही दिन में, अब ज़ाहिर है इतने पार्ट बनेंगे, तो एक दिन में वो मुश्किल हो जाता है फिर हमारे लिए ख़ासकर। तो आप बोलेंगे कि 3 लोग हैं, तीनों से ये काम नहीं होता। हम तो चौथा भी रखना चाहते हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। वैसे बेरोज़गार बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन काम के लिए कोई भी नहीं मिलता। तो बहरहाल देखते हैं जी अभी आगे क्या-क्या होता है और इनके ही पॉडकास्ट और आएगा उस मूवी के रिलेटेड, वो ज़रूर हम लेके आएँगे। बिल्कुल, उसमें तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। बिल्कुल। खैर एनीवेज़ जी, आप लोगों ने अभी तक एन्जॉय किया होगा और साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए, इंक्लूडिंग वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।